Hi, my name is Harsh. I'm an actor, and this is an actor's review of the classic 1957 film प्यासा. फिल्म का रिव्यू देने से पहले आई मस्ट थैंक यू. मुझे इतने मैसेजेस आए हैं ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना. आई लव मूवीज़, आई लव बुक्स, आई लव म्यूज़िक, आई लव आर्ट. तो अगर मेरे रिव्यू से आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए या कुछ ऐसा नोटिस करने को मिल जाए जो आपने नहीं किया हो, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी. ऑल्सो कुछ ऐसी चीज़ें आजकल बन रही हैं विच आर रियली रियली बैड, और अगर मेरे रिव्यू से आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, ग्रेट. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट. लेट्स गेट ऑन विद द रिव्यू. सो 1957 में रिलीज़ हुई प्यासा. गुरुदत्त साहब ने प्रोड्यूस की थी और डायरेक्ट की थी. नॉट ओनली दैट, उन्होंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले लिखा एंड ही ऑल्सो स्टार्ड इन द फिल्म. एक चीज़ नोट कीजिएगा, 1957 वॉज द ईयर जब मदर इंडिया रिलीज़ हुई, नया दौर रिलीज़ हुई, तुम सा नहीं देखा शम्मी कपूर साहब की फिल्म रिलीज़ हुई. कैन यू इमेजिन द क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग जो उस साल लोगों को देखने को मिला? अनबिलीवेबल. दूसरी बात नोट कीजिए, जब गुरुदत्त साहब ने ये फिल्म बनाई विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक फिल्म्स एवर मेड इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, तब वो सिर्फ 32 साल के थे. ही वॉज ओनली 32 years old. और तीसरी बात, ये रिव्यू थोड़ा लंबा होगा बट दैट्स बिकॉज इस फिल्म में इतना सब कुछ है. इट इज़ सच एन अमेजिंग क्वालिटी, इनक्रेडिबल फिल्म कि इसको जस्टिस करने के लिए आई हैव टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. आई विल ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट बट यू हैव टू हियर दीज थिंग्स. कहानी एक पोएट विजय की है जो कि गुरुदत्त साहब प्ले कर रहे हैं. बहुत गरीब खानदान से हैं, 2 बड़े भाई हैं, लेकिन पढ़े लिखे सिर्फ विजय हैं और पढ़ने लिखने के बाद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेकार हैं. जो पोइट्री वो लिखते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आती है क्योंकि सोशल इश्यूज़ पे लिखते हैं, रोमांटिक या चीज़ी पोइट्री नहीं लिखते हैं. घर में बहुत धुतकारा जाता है उनको क्योंकि बेकार हैं, कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो इसलिए घर से बाहर ही रहते हैं. वो दोस्तों के घर सो जाते हैं या फुटपाथ पे सो जाते हैं. ये उनका लाइफस्टाइल दिखाया गया है. एक प्रोस्टिट्यूट हैं गुलाब, प्लेड बाय वहीदा रहमान जी. इनकी पोइट्री उनको एक रद्दी की दुकान पर मिल जाती है, तब से वो इनकी पोइट्री से बहुत इंस्पायर्ड हैं. इनको मन ही मन प्यार करने लगी हैं. एक कॉलेज रियूनियन पर जाते हैं जहाँ पर इनकी पुरानी गर्लफ्रेंड माला सिन्हा होती है. माला सिन्हा के हस्बैंड रहमान जो कि एक पब्लिशिंग हाउस के ओनर हैं, उनको शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप था. तो विजय को ह्यूमिलिएट करने के लिए वो अपने पब्लिशिंग हाउस में विजय को एक नौकरी दे देते हैं. वहाँ पर वो उनको काफ़ी ह्यूमिलिएट करते हैं. जब उनको कंफर्म हो जाता है कि माला सिन्हा और गुरुदत्त साहब के बीच में कॉलेज में कोई रिलेशनशिप था तो उन्हें नौकरी से बाहर निकाल देते हैं. फिर विजय को पता चलता है बहुत बुरी खबर कि उनकी माँ भी चल बसी हैं. तो बिल्कुल डिसोल्यूशन होकर वो आत्महत्या करने जाते हैं. एक नोट लिखते हैं और अपने कोट की पॉकेट में डाल देते हैं. स्टेशन पर उनको एक भिखारी दिखता है जिसे ठंड लग रही है और अपना कोट उतार के उसको दे देते हैं. वो भिखारी एक ट्रेन के नीचे आ जाता है. इन्हें चोट लगती है और ये हॉस्पिटल में शॉक में चले जाते हैं. विजय, जब भिखारी की लाश पे से वो चिट्ठी मिलती है तो लोग सोचते हैं कि विजय मर चुके हैं. वहीदा रहमान उनकी पोइट्री को ले जाती हैं रहमान के पब्लिशिंग हाउस पर और अपना पैसा देके वो पोइट्री पब्लिश करती हैं और वो पोइट्री बहुत कामयाब हो जाती है, मरहूम विजय की पोइट्री. जब इनको हॉस्पिटल में एहसास होता है कि ये इनकी पोइट्री इतनी पॉपुलर हो गई है और ये वापस जाके बताते हैं लोगों को कि मैं विजय हूँ, तो रहमान, इनके दोस्त, इनकी फैमिली सब डिनाई करते हैं कि ये विजय है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये ज़िंदा निकले तो इनकी पोइट्री कामयाब नहीं होगी. जब इनकी डेथ की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है वहाँ पर जाकर ये एक नज़्म बोलते हैं पूरे क्राउड में और लोगों को एहसास हो जाता है कि विजय यही हैं. तो फिर वही फ्रेंड्स, वही फैमिली उस कैंप को छोड़ के इनके पास आ जाते हैं और नई पोइट्री को पब्लिश करने की बात करते हैं. वहाँ पर इनको एहसास हो जाता है कि ये लोग कितने खोखले हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये वहीदा रहमान के साथ कहीं चले जाते हैं. दैट्स वेयर द फिल्म एंड्स. परफॉर्मेंसेस. गुरुदत्त साहब ने इस रोल के लिए पहले दिलीप कुमार साहब को कहा था, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने ना कर दी थी बिकॉज ही थॉट कि इट इज़ टू सिमिलर टू देवदास, और वो कहते थे कि ही रिग्रेटेड दैट. गुरुदत्त साहब वॉज एन अंडरस्टेटेड एक्टर. उस समय एक्टर्स थोड़े स्टाइलाइज्ड हुआ करते थे. गुरुदत्त साहब वॉज नॉट लाइक दैट. सो इट्स अ वेरी सटल, नुआंस्ड, क्वाइट परफॉर्मेंस जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने की है. वहीदा रहमान, उफ, शी वॉज ओनली 17 और 18 जब उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की.
जो पहला उनका शॉट है जस्ट बिफोर दैट गाना, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, दैट फर्स्ट शॉट जब वो पलट के स्माइल करते हैं, उफ, आई डोंट थिंक हिंदी फिल्मों में इतनी खूबसूरत हीरोइन आपने पहले आज तक देखी होगी. शी इज जस्ट सिंपली इनोसेंटली स्टनिंग एंड ब्यूटिफुल. फिर एक और गाना है जो कि एक भजन है, आज बलम मुझे अंग लगा लो, विच कम्स लेटर इन द फिल्म, जिसमें वहीदा रहमान जी को एहसास होता है दैट शी इज़ इन लव विद विजय द पोएट. कोई डायलॉग नहीं है, वो गाना चल रहा है, सड़क पर कोई भजन गा रहे हैं, वहीदा रहमान इन लव, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं टू स्पीक टू विजय. एंड द इमोशन एंड द ब्यूटी एंड द परफॉर्मेंस इज सो हार्ट ब्रेकिंग. और जब उनको एंड में एहसास होता है कि शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट और वो उनको कुछ कह नहीं पाती हैं, उफ, आई एम गेटिंग इमोशनल. इट्स अ ब्यूटिफुल सीन. वहीदा रहमान जी, हैट्स ऑफ टू यू. फॉर एन एक्टर दैट्स अ सीन टू वॉच. माला सिन्हा जी की परफॉर्मेंस, वो एक ग्रे कैरेक्टर पोर्ट्रे करती हैं. वो विजय की गर्लफ्रेंड हैं कॉलेज में, बट उन्हें एहसास हो जाता है कि इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है. एक चिट्ठी लिख के छोड़ जाती हैं. इवन दो शी इज प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि वो आउट एंड आउट इविल, आप समझते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू. और दो सीन्स पर्टिकुलरली माला सिन्हा जी के इन दिस फिल्म, आई मस्ट पॉइंट आउट, नॉट जस्ट फॉर हर परफॉर्मेंस बट ऑल्सो द डायरेक्टर्स टच एंड द राइटर्स टच. बहुत साल बाद वो विजय पोएट को मिलती है लिफ्ट में इन द बिल्डिंग. वो जो चेन वाली लिफ्ट होती है, पुरानी लिफ्ट होती थी, उसमें उस सीन को शूट किया गया है. एंगल्स, लाइटिंग परफेक्ट, शेड एंड डार्क के साथ प्ले किया है गुरुदत्त साहब ने. वो दोनों बात करना शुरू करते हैं और एंड में वो विजय साहब उसको कहते हैं, गुरुदत्त साहब उसे कहते हैं, तो मुझे छोड़ गई थी. एंड देन ही स्टेप्स आउट ऑफ द लिफ्ट और वो कहती है, ओह मैं तो ऊपर जा रही थी. इस बात को याद रखना, इट्स अ वेरी स्पेशल टेक्निक, ये लाइन जो यूज़ की गई थी. आई टॉक अबाउट दिस लेटर. दूसरा सीन, क्लोज टू द एंड ऑफ द फिल्म, विजय को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं कि अब वो जिंदा हैं और अब अपने असली रूप में अपनी पोइट्री पब्लिश करेंगे. तो माला सिन्हा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट उनको सपोर्ट करती हैं. आपको लगेगा दैट माला सिन्हा हैज़ बिकम अ पॉजिटिव कैरेक्टर नाउ. लेकिन जब विजय बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए सब, तो माला सिन्हा एक लाइन में कहती हैं कि तुम शोहरत और पैसे को ना कैसे कर सकते हो. देयर यू रियलाइज कि चाहे जितनी भी अच्छी हैं, कैरेक्टर यही है. एंड ये तो हम अपनी रियल लाइफ में जानते हैं ना कि लोग बदलते नहीं हैं. द सोल ऑफ द फिल्म इज एक्चुअली साहिर लुधियानवी, जो कि विजय के लिरिक्स या पोइट्री या नज़में वो लिखते हैं. तो जो भी विजय एज अ पोइट इस फिल्म में कहते हैं, वो साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं. एंड आई डू नॉट थिंक कि हिंदी फिल्मों में इस डेप्थ की पोइट्री पहले या उसके बाद इतनी वैरायटी ऑफ़र की गई है. नज़में हैं, भजन हैं, सोशल क्रिटिक है. मैं तो इन लिरिक्स के ऊपर ही आई थिंक 4 घंटे बात कर सकता हूँ. डरिए मत, नहीं करूँगा. जब विजय को पता लगता है कि उनकी माँ चल बसी हैं, तो वो पीने लग जाते हैं और एक रेड लाइट एरिया पर पहुँच जाते हैं. वहाँ पर जब उन्हें एहसास होता है कि वो कहाँ पर हैं, वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर उस रेड लाइट एरिया से बाहर जा रहे हैं. बिल्कुल ड्रंक हैं वो, और वो ये गाना गाते हैं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं. एक एक लाइन में एक एक कहानी है. एक एक लाइन में एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है. ये सदियों से बेखौफ सहमी सी गलियां, लाइक फॉर सेंचुरीज इस किस्म के रेड लाइट एरिया, निडर, लेकिन जो औरतें वहाँ पर रहती हैं वो सहमी सी गलियां. ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, मसली हुई अध खिली, नॉट पूरी तरह खिली भी नहीं है कलियां. कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, वेयर आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ डिसेंसी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं. फिर एक और गाना है, जब विजय को एहसास होता है कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पर लोग उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इनको सेलिब्रेट नहीं किया. तो वो कहते हैं, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. वो ये नहीं कह रहे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
ही सेइंग कि ये वाली दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जहाँ पर लोगों को सिर्फ पैसा और शोहरत चाहिए। 1957 में साहिर लुधियानवी साहब ने जो कहा वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, और आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर में यू विल सी दिस। आई मीन, एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज दिस इन्फ्लुएंसर कॉल्ड औरी। क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, क्या महत्व है उनका, व्हाट डज ही ब्रिंग? फेम, ही इज फेमस फॉर बीइंग फेमस, लेकिन लुक एट द वे पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम। मैंने डिस्कशन सुनी है उनकी। व्हाट इज दैट? सिर्फ शोहरत। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसके साथ साथ साहिर लुधियानवी साहब ने इस फिल्म में कितनी वैरायटी दिखाई है। देयर इज़ फन सॉन्ग्स जैसे सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। देयर आर ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग जैसे हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। फ्लर्टेशियस सॉन्ग्स जैसे जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। एंड देन देयर इज़ सैड सॉन्ग्स जैसे जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। फिर एस.टी. बर्मन साहब, ईच मेलोडी बेस्ट साउंड ट्रैक एवर इन हिंदी फिल्म्स, प्यासा का साउंड ट्रैक होगा। और फिर जो गाने गाए गीता दत्त जी ने, अ भजन टू जाने क्या तूने कही, हम आपकी आंखों में, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, सो ब्यूटिफुल। और मोहम्मद रफ़ी साहब के वो गाने जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। फिर ऑफ कोर्स सर जो तेरा चकराए, विच इज़ अ फुल ऑन कॉमेडी सॉन्ग, वो उनके बेटे ने कंपोज किया था, आर.डी. बर्मन साहब ने, देन इन 1957। तो अगर साहिर लुधियानवी साहब इस फिल्म की सोल हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर मास्टरफुल राइटर हैं गुरुदत्त साहब, और उन्होंने ना सिर्फ जो टेक्निक्स इन शेड एंड लाइटिंग, डायरेक्टोरियल टचेस किए हैं, राइटिंग में भी उनका टच। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है तो रशियन राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने ये एक टेक्निक शुरू की थी इन दी 1850s, जहाँ पर जो असली स्टोरी है उसके साथ पैरेलल उसी कहानी में एक इवेंट होता है जो कि आपको समझा देता है, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में डाल देता है ये कहानी में क्या होने वाला है। उसका इस एक्चुअल स्टोरी से शायद कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली उस इवेंट से आपको इस कहानी का एक प्रेमोनिशन सा हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक जो कि लियो टॉल्स्टॉय यूज़ करते थे। इस फिल्म की शुरुआत ही इस टेक्निक से हुई है। पर पहले सीन में विजय द पोएट एक बागीचे में लेटे हुए हैं और वो खूबसूरत नेचर के बारे में एक नज़्म बोल रहे हैं और भंवरे के बारे में बात करें, और एंड में कहते हैं कि मेरे पास इस खूबसूरती को आहें, लाइक अपार्ट फ्रॉम इमोशन, कुछ देने के लिए नहीं है। नेक्स्ट शॉट में वो जो भंवरा है जो कि फूलों के ऊपर मंडरा रहा है, कोई उसके ऊपर पैर रख देता है। इसका एक्चुअल कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। इंस्टेंटली आपको एहसास हो जाता है सबकॉन्शियसली कि ये कहानी है अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट, अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। इसी टेक्निक को दूसरे सीन में भी उन्होंने यूज़ किया था, माला सिन्हा जी के सीन में, जब माला सिन्हा लिफ्ट में इनसे बात करती और कहती है, ओह मैं तो ऊपर जा रही हूँ। उस वक्त आपको ये नहीं पता होता कि माला सिन्हा इज मैरिड टू द पब्लिशर, वो बात आपको बाद में रिवील होती है। उस सीन में आपको एहसास हो जाता है कि विजय बाय सोसाइटी स्टैंडर्ड्स नीचे जा रहे हैं और माला सिन्हा ऊपर जा रहे हैं। एक और गाना है, हम सब जानते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सीन ये है कि रहमान जो पब्लिशर हैं उनके घर में पार्टी हो रही है और फेमस शायर वहाँ पर हैं जो कि अपनी नज़में पढ़ रहे हैं, और रहमान गुरुदत्त साहब को इंसल्ट करते हैं कि जाओ नौकर हो, सर्व करो। तो गुरुदत्त साहब एक जगह जाके फिर वो गाना गाते हैं, जाने वो कैसे जिनके प्यार को प्यार मिला। कि जब भी वो शायरों को दिखाते हैं या इंटेलेक्चुअल लोगों को दिखाते हैं तो वहाँ पर धुआं, सिगरेट, ड्रिंक्स, बैकड्रॉप में लड़कियाँ और लोग हैं। और जब विजय को दिखाते हैं उनके बैकड्रॉप में एक लाइब्रेरी है, किताबें हैं, विजडम है, लर्निंग है। एक एक फ्रेम को जिस तरह गुरुदत्त साहब ने यूज़ किया है, कुछ भी विदाउट पर्पस नहीं है इस फिल्म में। इट्स जस्ट ब्यूटिफुली शॉट। जो लोग कहते हैं ना कि ऑडियंस इस तरह की फिल्में नहीं चाहती हैं, दे आर रॉन्ग। हुआ यह है कि आजकल फिल्में बनाना इतना एक्सपेंसिव हो गया है, उनको रिलीज़ करना इतना मुश्किल हो गया है। यू कैन नॉट रिलीज अ फिल्म लाइक दिस विच इज़ सो आर्टिस्टिक। आप थिएटर्स तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। इट इज़ सो एक्सपेंसिव टू मेक समथिंग लाइक दिस। यू आर जस्ट कवरिंग बेसिस कि भाई मैं ये डाल दूँ, ये डाल दूँ, ये डाल दूँ, इस हीरो को डाल दूँ, फिल्म चल जाएगी, बिकॉज इतना पैसा लगा है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑडियंस डजंट लव दिस फिल्म। अगर ये फिल्म 1957 में चल सकती थी
आई थिंक मच मोर स्टफ, ब्यूटिफुल स्टफ कैन बी मेड टुडे अगर फिल्मों को बनाना इतना एक्सपेंसिव ना हो, विच इज स्ट्रेंज बिकॉज टेक्नोलॉजी आजकल इतनी आसान होगी, यू कैन शूट अ फिल्म ऑन एन आईफोन, पर पता नहीं क्यों इतना पैसा खर्चते हैं. आई मीन अ हीरो गेट्स 30 करोड़ फॉर अ फिल्म पे कितना पैसा खर्च होगा, कैन यू इमेजिन दैट? तो यू नीड टू रिकवर दैट मच मनी ना. डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है. आई नो दिस साउंड्स वेरी कॉर्पोरेटिश, बट एक एक शॉट, एक एक कॉस्ट्यूम, एक एक डिसीजन लिरिक्स का डायरेक्टर और आर्टिस्ट के साथ बनता है और फिर फाइनल गो वो कहता है. तो आप सोचिए कि इस फिल्म को बनाने में एक एक डिसीजन गुरुदत्त साहब का था एट द एज ऑफ 32. मैं तो इनफैक्ट सोचता हूँ कि जब इनके और साहिर लुधियानवी साहब के साथ डिस्कशंस चल रहे होंगे कि यार मुझे ऐसा लिरिक्स चाहिए इस सीन में, जब वो रेड लाइट एरिया में है और साहिर लुधियानवी और वो बैठ के, आई जस्ट विश यू नो एक टाइम मशीन होती जस्ट टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल. मैं सोचूं कि इन जीनियसेस के मन में क्या चल रहा था जब वो इस किस्म के लफ्ज़ लिख रहे थे, जब वो इस किस्म की स्टोरी बना रहे थे. कैन यू इमेजिन what it must have felt like? And again, I like to point out कि गुरुदत्त साहब was 32 when he made this film. He was 32. हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए. Every person should watch this film. It's one of the classics of cinema. और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया हो, प्लीज़ प्रेस लाइक, सब्सक्राइब. मैंने डिटेल में रिव्यू देने की कोशिश की है, बट देयर मस्ट बी थिंग्स दैट आई हैव मिस्ड. तो अगर कुछ ऐसा आपको लगता हो दैट शुड बी मेंशन्ड इन दिस रिव्यू, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच.